हेलो एवरीवन। तो 4 नवंबर का न्यूज़पेपर हमारा रह गया था डिस्कस करना, अभी वही डिस्कस करेंगे। वैसे तो आज 5 नवंबर है, लेकिन 5 नवंबर का डिस्कशन आज हम शाम को करेंगे। तो 4 नवंबर का जो न्यूज़पेपर है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट आया यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, वो सब हम देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। श्रीनगर में ना ग्रेनेड से अटैक हुआ है, तो 12 पर्सन जो हैं वो इंजर्ड हो चुके हैं। ठीक है, काफी बड़ी मेजर इशू है ये। तो वो एक वोमेन थी जो इंजर्ड हुई है। 8 मिलिटेंट के ऊपर अटैक हुआ है लास्ट कुछ पास्ट मंथ में। सीएम ने क्या कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज मस्ट डू एवरीथिंग पॉसिबल टू एंड दिस स्पॉट ऑफ अटैक। जो ये अटैक हो रहे हैं इनके लिए हम कुछ भी कर देंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। तो ये GS3 इंटरनेट सिक्योरिटी का इशू है। आगे चलते हैं, क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूएस में इलेक्शन के सिर्फ 2 ही दिन बाकी हैं। उसके बाद यूसीसी, बीजेपी ने मैनिफेस्टो में यूसीसी को किया। ये पॉलिटिकल न्यूज है, लेकिन यहाँ से यूसीसी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यूसीसी मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, कौन से आर्टिकल में, कौन से आर्टिकल में यूसीसी? आर्टिकल 44, डीपीएसपी। डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है। तो यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि जो पर्सनल लॉ होंगे सभी के वो सेम होंगे। जैसे डेथ की सेरेमनी होगी, मैरिज सेरेमनी होगी, तो उनके ऊपर सभी रिलीजन के ऊपर सेम अप्लाई होंगी ये सारी चीजें। ठीक है, कस्टमरी प्रैक्टिस जैसे उत्तराखंड में भी अभी लागू किया था। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें इंपॉर्टेंट केस हैं जो हमें पता होना चाहिए। शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान। ठीक है, तो इस केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, मुस्लिम जो फीमेल है वो क्लेम कर सकती है, मुस्लिम फीमेल क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस कहाँ से? अपने हस्बैंड से, सीआरपीसी के सेक्शन 1 to 5 के ऊपर। ठीक है, तो जो यूसीसी है, यूसीसी हेल्प करेगा किस चीज में? जो आइडियोलॉजिकल कॉन्ट्राडिक्शन है उनको कम करने में। एक केस और था, सरला मुदगल केस। ठीक है, दूसरा केस कौन सा था? सरला मुदगल केस। सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 में। ठीक है, इसमें क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो हिंदू वोमेन है, हिंदू वोमेन वो किस में कन्वर्ट नहीं हो सकती? इस्लाम में। चलो कन्वर्ट हो गई वो ठीक है, लेकिन फिर अगर उसने शादी कर ली, इस्लाम में भी उसने क्या कर ली? मैरिज। मैरिज ये जो फर्स्ट मैरिज हुई है, ये सेकंड मैरिज है। तो ये सेकंड मैरिज विदाउट डिजोल्विंग फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट मैरिज को डिजोल्व किए बिना ये सेकंड मैरिज नहीं कर सकती। ठीक है, तो जो यूसीसी होगा उसका फायदा ये होगा हमें कि ये जो फ्रॉडेंट कन्वर्जन है, कन्वर्जन को रोकेगा और बाइगेमस मैरिज को रोकेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद एक केस और था, सायरा बानो, सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
इसमें क्या था, ट्रिपल तलाक कौन कॉन्स्टिट्यूशनल बताया था सुप्रीम ने? ट्रिपल तलाक को क्या बताया था? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये क्या वायलेट करता है? डिग्निटी एंड इक्वालिटी ऑफ मुस्लिम वोमेन। मुस्लिम वोमेन जो है, तो इससे क्या फायदा होगा फिर यूसीसी से? मतलब कि फीमेल की जो डिग्निटी एंड सभी फीमेल्स को इक्वल माना जाएगा किसी भी रिलीजन में हो, तो ये सब मेंटेन रहेंगी। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आर्टिकल 25 से 28 तक रिलीजियस प्रैक्टिस कोई कुछ भी फॉलो करे, 29, 20, 30, 29 से 30 तक एजुकेशन और माइनॉरिटी को अपने अपने राइट भी दिए गए हैं। तो इसमें दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गए। आई थिंक आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी यूसीसी के बारे में, ये सब जानकारी अच्छी लगी होगी। आगे चलते हैं। मिक्स्ड बैग फॉर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम इन जुडिशियल अपॉइंटमेंट। ठीक है, चीफ जस्टिस कौन है हमारे? डी वाई चंद्रचूड़। ये 50th, अभी रिटायर होने वाले हैं, नेक्स्ट चीफ जस्टिस बनेंगे अभी। तो बताओ 51st चीफ जस्टिस कौन होंगे? 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? कौन बनेंगे? संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक है। जो सुप्रीम कोर्ट का कोलेजियम होता है ना, जो अपनी रिकमेंडेशन देता है, वो हमेशा फुलफिल नहीं होती। ठीक है, तो कोलेजियम सिस्टम का तो हमें पता ही है कैसे इवोल्व हुआ था, कितने केस थे, 3 जजेज केस आए थे। 1981 एसपी गुप्ता केस, 1992 या 3 में। सेकेंड जज केस 1998, थर्ड जज केस। तो जो कोलेजियम सिस्टम है यहाँ से निकला था, सेकेंड जज केस से। ठीक है, बांधवगढ़ एलिफेंट डेथ, 2 फॉरेस्ट ऑफिशियल सस्पेंड। बांधवगढ़ कहाँ पे है? बांधवगढ़ कहाँ है? तो जो फॉरेस्ट के जो 2 ऑफिशियल हैं, उनको उनकी केयरलेसनेस के लिए क्या कर दिया? उनको क्या कर दिया? उनकी केयरलेसनेस के लिए सस्पेंड कर दिया। ठीक है, मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं, उन्होंने। किसने? मध्य प्रदेश के सीएम ने। तो बांधवगढ़ कहाँ है? एमपी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो एलिफेंट एक काफी इंपॉर्टेंट, मतलब कि बायोडायवर्सिटी का पार्ट है। तो इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर केयरलेसनेस रखेंगे, केयर अच्छे से नहीं रखेंगे तो बड़ा ही इशू है। एलिफेंट, एलिफेंट का जो स्टेटस है वो IUCN की रेड लिस्ट जो है उसमें उसके स्टेटस है वो है एंडेंजर्ड। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी एलिफेंट, मतलब कि स्टेटस इसका क्या है? एंडेंजर्ड एलिफेंट का। इंडिया में ये WPA 1972 के अंडर में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में है। ठीक है। प्रोजेक्ट एलिफेंट्स लाया गया था 1992 में।
किसको कंजर्व करने के लिए? एलिफेंट को, पोचिंग वगैरह से बचाने के लिए और ये सब। नेक्स्ट चलते हैं। देखो सेंटर का जो ड्रीम है, बोल रहे हैं 3 लैंग्वेज। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, उसमें 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला है। तो ये जो साउथ के स्टेट है उनको थोड़ा सा इशू है हिंदी से, तो इन्होंने बोला है कि वो नहीं होगा। लैंग्वेज कौन से शेड्यूल में? 8th शेड्यूल में। स्टार्टिंग में कितनी लैंग्वेज थी? 14। अब कितने हो चुकी है? 22। एयरपोर्ट वेयर पायलट कुड फियर टू लैंड। देखो यहाँ पे क्या बताया गया है इस आर्टिकल में कि जो एयरपोर्ट्स हैं, जब वहाँ पे जो एयरक्राफ्ट होते हैं उनकी लैंडिंग होती है, तो वहाँ की जो साइट होती है, वहाँ पे जैसे कंपनी वगैरह है, कई बार ना अनदेखी कर देती है चीज़ों की। तो वो मतलब वहाँ पे लैंडिंग कर लेते हैं, लेकिन मोस्टली मतलब उनका क्लियरेंस वगैरह देने में और ये सब करने में मतलब काफ़ी लेजीनेस होती है, जिस वजह से ना वो अपने पूरे क्राइटेरिया नहीं कर पाते। तो जिसमें मतलब कि सिक्योरिटी का इशू हो सकता है, एयर जो एयरक्राफ्ट है उसकी। इन्होंने कुछ एग्जांपल भी दिए हैं, तो इसी से रिलेटेड है और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। उसके बाद जीएसटी का रिवेन्यू बढ़ा है फेस्टिवल सीजन की वजह से काफ़ी ज़्यादा, तो ये एक अच्छी चीज़ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल यही है। ब्रिक्स समिट बूस्ट इंडिया एंड ईरान टाइज। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स कब बना था बताओ? सबसे पहले ब्रिक्स ही बता देते हैं। ब्रिक्स 2009 में इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो इसमें अब मतलब कि ब्रिक्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? संघाई में। कहाँ है? संघाई में। ये 5 कंट्री हैं। स्टार्टिंग में ये ब्रिक था, 2010 में किसको ऐड किया गया? साउथ अफ्रीका। फिर ये ब्रिक्स बन गया, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। अब 5 मेंबर और हैं जिनको ऐड किया गया है, एक्सपेंशन हुआ है ब्रिक्स का। कौन कौन है? इजिप्ट, ईरान, यूएई, इजिप्ट, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, ईरान, यूएई, यूएई, सऊदी अरबिया। ऐसे याद कर लो, यूएई और सऊदी अरबिया पास पास हैं। इजिप्ट और इथोपिया, इजिप्ट और इथोपिया दोनों अफ्रीकन कंट्री हैं। यूएई, सऊदी अरबिया, वेस्ट एशिया और ईरान, मतलब ये 5 मेंबर हैं जिनको ऐड किया गया है। ठीक है, अभी रशिया में एक समिट हुई थी, 16 समिट किसकी? ब्रिक्स, काजान में। ठीक है, तो वहां पे जो इंडिया के एनवॉय थे और जो ईरान के थे, वो दोनों आपस में मिले, उन्होंने मीटिंग की। तो इसमें राइटर ने इंडिया और ईरान के दोनों के मतलब कि बोला है कि दोनों सिविलाइजेशनल फ्रेंड है। क्या है? सिविलाइजेशनल फ्रेंड। अब दोनों ने जब बातें की तो काफी ज्यादा बातें निकल के आई, क्योंकि अभी एक तो वॉर चल रहा है, पैलेस्तीन और इजराइल का। तो इंडिया का रोल चाह रहा है ईरान की इंडिया उसमें एक पीस कीपर का रोल प्ले करे, क्योंकि ईरान के लिए भी बड़ा इशू है। ईरान में भी काफी ज्यादा मुस्लिम है, तो ईरान को भी इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करना पड़ रहा है। लेकिन अब तो और ज्यादा ही, ईरान भी मिसाइल डायरेक्ट इसराइल पे मार रहा है और इसराइल भी डायरेक्ट ईरान पे मिसाइल मार रहा है। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने भी सपोर्ट किया है सीज फायर को स्टार्टिंग से ही, और डी एस्केलेशन को। हाँ, तो इंडिया भी क्या देख रहा है? इंडिया भी चाहता है कि यहाँ पे पीस बनी रहे, क्योंकि इंडिया का अपना इंटरेस्ट है। इंडिया को ईरान से बहुत सारी एनर्जी डिमांड्स फुलफिल करनी होती है इंडिया को भी। तो ये सारी बातें हुई। ठीक है, तो बाइलेटरल मीटिंग ईरान के जो प्रेसिडेंट थे, मसूद पेजेकियान
और जो नरेंद्र मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनके बीच में हुई। ठीक है। तो अब दोनों में क्या क्या बात हुई। ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों जो लीडर हैं वो मिले। मीटिंग में एक्नोलेज किया गया कि दोनों की जो बायलैटरल रिलेशनशिप है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। इंडिया का जो ग्रोइंग रोल है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उसको क्या किया गया, काफी अप्रिशिएट किया गया। किसके द्वारा? जो इनके ईरान के द्वारा। ठीक है। तो की रोल रहा है इंडिया का, जो ईरान की एंट्री जो हुई है कहाँ, एससीओ में और ब्रिक्स में। एससीओ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन 2001 में बना था। एससीओ का हेडक्वार्टर बीजिंग में है। ब्रिक्स में एक ब्रिक्स का नया बैंक भी बना था, एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में फोर्टेजेला डिक्लेरेशन से। तो अब मेन चीज क्या आती है कि दोनों ने एक दूसरे को अप्रिशिएट किया, दोनों ने डिस्कस किया क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे दोनों का एक कॉमन प्रोजेक्ट चाहबार पोर्ट पे चल रहा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ठीक है। जो दोनों को क्या है, मतलब कि लिंक करने का काम करता है। ठीक है। ये भी है। तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए ये चीजें, मतलब कॉमन जो एरियाज हैं उनको दोनों ने क्या किया, उनको आइडेंटिफाई किया। ठीक है। तो आगे क्या है, ईरान की जो इम्पोर्टेंस है इंडिया के लिए क्या क्या है, अभी ये राइटर ने बोला है। इंडिया के लिए चाबहार पोर्ट से भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है ईरान। ठीक है। कनेक्टिविटी। ठीक है। ईरान के पास काफी ज्यादा रिजर्व है, क्रूड ऑयल काफी है, नेचुरल गैस काफी है। तो इसका जो टोटल ऑयल रिजर्व है वो 209 बिलियन बैरल्स है। और नेचुरल गैस है 33,998 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या है कि 24% जो वेस्ट एशिया है, वेस्ट एशिया का 24%। ठीक है। 24% क्या है, ईरान काउंटर करता है, मतलब कंटेन करता है जो ऑयल रिजर्व है वेस्ट एशिया का। और 12% ऑफ द वर्ल्ड, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक ही कंट्री इतना ज्यादा ऑयल रिजर्व कर रही है कंटेन। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मेन चीज क्या है, तो ईरान के ऊपर इंडिया की डिपेंडेंस तो सही है, सही मायने में ही ठीक है। तो इनके साथ तो अच्छे रिलेशन रखने चाहिए। इकोनॉमिक सैंक्शन इसके ऊपर इतने लगा है, ऑनगोइंग वॉर इतना हुआ है, ईरान का जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है इसके बावजूद भी 3.4 मिलियन बैरल पर डे है। और जो क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट है वो 1.6 मिलियन बैरल पर डे ये है। ठीक है। तो अब ऑप्शन क्या है, एक और ज्यादा क्लोज पार्टनरशिप बन सकती है इंडिया और ईरान की। ठीक है। तो चाहबार फोर्स है, जो पोर्ट है, सॉरी, वो एक ड्राइविंग फोर्स है ये दोनों की रिलेशनशिप के लिए रिसेंट टाइम। तो जो मई 13 में डील हुई थी, इंडिया और ईरान ने 10 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या साइन किया आपस में, पोर्ट को ऑपरेशन करने के लिए। इजी और शॉर्ट एक्सेस प्रोवाइड करवाता है। इंडिया का कांडला जो पोर्ट है, मुंबई पोर्ट है, कांडला बताओ कहाँ पे है? कांडला पोर्ट गुजरात में। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के मतलब बाहर जो ये है वो क्या है, अ, अभी मतलब कि लोकेटेड है। तो इंडिया का जो ट्रेड है वहीं से होता है। पर्शियन गल्फ है, रेलवे लिंक है 700 किलोमीटर चाहबार एंड जहेदान सिटी, वो भी है। तो इंडिया के ये सारे प्रोजेक्ट हैं ईरान के साथ। फर्दर रोड लिंक है,
जहेदान टू जरान इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो एनर्जी सप्लाई आर द नेक्स्ट बिग पॉसिबिलिटी। एनर्जी सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट है। 12% इंडिया की जो क्रूड ऑयल की नीड है वो कौन फुलफिल करता है? ईरान। तो बायलैटरल टाइज हैं वो और अच्छी हो सकती हैं, शेप कर सकते हैं ऑयल और जो गैस का इंपोर्ट है, रिकमेंड कर सकते हैं हम एक नया मतलब न्यू रेंज ऑफ पॉसिबिलिटी इंडिया की एनर्जी नीड को पूरा करने के लिए। इंडिया ओमान, ईरान ओमान और इंडिया गैस पाइपलाइन अंडर डिस्कशन है 1993 से। 2022 में इंडिया एंड ओमान ने एग्री हुए थे कि दो अंडर सी गैस लाइन एंड ऑयल फील्ड पाइपलाइन वो क्या करेंगे, डेवलप करेंगे। मिलिट्री कोऑपरेशन ईरान के साथ काफी पॉसिबिलिटी है। दोनों कंट्री ने डिफेंस कोऑपरेशन है वो भी पास किया है। ठीक है, तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है डिफेंस कोऑपरेशन इन्होंने साइन किया है, लेकिन ईरान के ऊपर वो, लेकिन वो आगे नहीं आ पाया, मेन आगे नहीं बढ़ पाए हम, क्योंकि वेस्टर्न कंट्री उनके ईरान के ऊपर काफी ज्यादा सैंक्शन लगे हैं। मॉडर्न वेपन्स के बहुत सारे प्लेटफॉर्म आजकल ईरान ने काफी डेवलप किए हैं, शॉर्ट और मीडियम रेंज, हाइपरसोनिक मिसाइल, आर्म ड्रोन। तो सप्लाई कर रहा है ये सारे वेपन किसको? ईरान, रसिया को। रसिया के साथ ईरान की अच्छी दोस्ती है, क्योंकि यूएसए के साथ दुश्मनी है। दोस्त का दोस्त दुश्मन, दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, सॉरी। तो इंडिया टू इज लुकिंग, तो इंडिया भी ये सोच रहा है कि इंडिया भी ऐसे जो वेपन्स वगैरह हैं, ठीक है, उसको क्या करे, डेवलप करे। ईरान से जो टेक्निक है, ईरान से जो टेक्निक है वो सीखे। तो ये सारी चीजें टेरर ग्रुप को कॉम्बैट करने के लिए ये पाकिस्तान में इंडिया और ईरान ज्वाइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज कर सकते हैं। इंटेलिजेंस शेयर मैकेनिज्म, ठीक है, नेवल फ्रंट पे ईरानियन जो पोर्ट हैं, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज हैं, ये सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडियन डिप्लोमेसी के क्या एस्पेक्ट हैं? इंडिया और ईरान हैं वो काफी ज्यादा अचीव कर सकते हैं एक साथ। ठीक है, टू मच ऑलरेडी हैज बीन लॉस्ट। लॉस्ट तो बहुत कुछ हुआ है, लेकिन अचीव क्या क्या कर सकते हैं हम? ठीक है, तो डी हाइपीनेट टाई है, इंडिया की एबिलिटी है डी हाइपीनेट। डी हाइपीनेट का मतलब क्या है? मान लो ये ए है, ये बी है, और ये सी है। सी इसका भी दोस्त है, इसका भी दोस्त है। ये ए दोनों ना, ए और बी दोनों सगे भाई हैं। तो सी कहेगा मैं तेरे साथ अलग से ट्रीट करूंगा, तेरे साथ अलग से, मुझे नहीं पता तुम दोनों की आपस में लड़ाई है या क्या है। ठीक है, तो इंडिया इस तरह से डी हाइपिनेशन की पॉलिसी फॉलो करता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया डिसीजन टू एक्सरसाइज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इंडिया यूज करता है नेशनल इंटरेस्ट के इशू में। ठीक है, ये रशिया यूक्रेन वॉर में भी इंडिया ने काफी यूज किया। लेकिन कई बार ना चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाती है, एक दूसरे के जो लीडर्स हैं वो ऐसा कमेंट कर देते हैं। जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर ने सितंबर 16 में क्या बोला कि जो सफरिंग हो रही है इंडियन मुस्लिम की, वो सेम है जैसे गाजा, गाजा में जो मुस्लिम सफर कर रहे हैं वैसे ही। लेकिन ये तो गलत बात है ना, तो इंडिया को इससे मतलब इंडिया से भी फिर उसको काफी ज्यादा साफ कमेंट मिले। तो दोनों कंट्री को रियलाइज करना चाहिए बायलैटरल जो रिलेशन है उनका पोटेंशियल काफी ज्यादा है, और ऐसे ऐसे कमेंट को डिटेल करना चाहिए। मोदी जो एरा है 3.3, वो एक स्ट्रेंथ इंडिया आउटरीच और स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेंस इंडिया की वेस्ट एशिया में है, उसके लिए मतलब कि काफी एफर्ट हो रहे हैं। तो ईरान भी देख रहा है कि कंसोलिडेट हो इसके डिप्लोमेटिक लिंक रिसेंट ईयर में, और इंडिया एक इम्पोर्टेंट इसका पार्टनर है। मीटिंग जो ब्रिक्स की हुई है वो जस्ट गिव राइट इम्पिटस फॉर बोथ। तो ये काफी काफी इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, इसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर लेते हैं। ठीक है, पीएसआईआर पर्सपेक्टिव से तो ये था ही इम्पोर्टेंट। तो एक मतलब स्कॉलर हैं अनवर, अनवर करके हैं, अनवर, पता नहीं नाम नहीं याद रहा, अनवर अलाम, अनवर अलाम। इन्होंने क्या किया है कि ईरान, इन्होंने बोला है ईरान और इंडिया, ईरान एंड इंडिया दोनों को म्यूचुअल डिपेंडेंसी पे फोकस करना चाहिए। किस पे एम्फेसाइज करना चाहिए? म्यूचुअल डिपेंडेंसी, किसमें? एनर्जी एंड जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, एनर्जी एंड जियो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी। ठीक है, उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है सी राजा मोहन, सी
राजा मोहन, उन्होंने क्या बोला है? इंडिया को स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, इंडिया की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और ज्यादा होनी चाहिए, कहाँ? चाबहार पोर्ट में, चाबहार पोर्ट में, ठीक है। और एक वाजपेयी है, कांति वाजपेयी, उन्होंने क्या बोला है? इंडिया को क्या करना चाहिए? बैलेंस करना चाहिए इंडिया को, बैलेंस किस किस को? यूएस के साथ रिलेशन को और रीजनल ऑटोनॉमी को, रीजनल ऑटोनॉमी एंड यूएस रिलेशन। तलमीज अहमद, तलमीज अहमद, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, सॉरी, इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड जियोपॉलिटिकल चैलेंज को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो ये 4 पर्सपेक्टिव थे स्कॉलर्स के, आप इनको साथ में लिख सकते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था हमारा। केरला जो है वो कोस्ट लाइन जोन के लिए प्लान कर रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको डिजास्टर वगैरह से बचने के लिए काफी फायदा होगा। इंडियन सिटीज क्या क्या मेजर प्रॉब्लम फेस करनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन सिटी में वही इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पॉपुलेशन ज्यादा है, सैनिटेशन नहीं है, मतलब कि अर्बनाइजेशन तो बढ़ रहा है लेकिन हम वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, सोशली पॉलिटिकली इनइक्वलिटी, ठीक है, गवर्नेंस इश्यूज हैं, फंडिंग नहीं मिल रही, 74th अमेंडमेंट हमने किया था। इंडिया चाइना ने कुछ डीसी एंगेजमेंट किया, ये बोला हमारे एस जयशंकर जो मिनिस्टर हैं। ईडी ने फाइल किया चार्जशीट डिजिटल अरेस्ट केस में। I4C, I4C क्या है? इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उन्होंने एडवाइजरी भी इशू की है। मिस्टर मोदी जी ने क्या बोला, आंसर में भी लिख सकते हो। ड्यूरिंग हिज मन की बात रेडियो एड्रेस अक्टूबर 27 आर्ग्यूड पीपल टू अडॉप्ट द मंत्र ऑफ स्टॉप थिंक एंड टेक एक्शन। कंक्लूजन में लिख दो स्टॉप थिंक एंड टेक एक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है? फर्स्ट रिजल्ट आया है आदित्य L1 इसरो के सन मिशन से, फर्स्ट साइंस रिजल्ट, ठीक है। आदित्य L1 इसरो का मिशन है, इंडिया का साइंटिफिक मिशन है जो स्टडी कर रहा है, मतलब कि किसको? सन को, ठीक है। एक साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया था? विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, जिसने अबॉर्ड किया आदित्य L1 को। उसने क्या प्रेडिक्ट किया है कि ऑन सेट टाइम ऑफ कोरोनल मास इंजेक्शन ऑन द सन ऑन जुलाई 16, उसने क्या कोरोनल मास इंजेक्शन जो है उसका क्या टाइम होगा, वो क्या किया उसने? प्रिडिक्ट किया, ठीक है। किसका टाइम? कोरोनल मास इंजेक्शन का टाइम उसने क्या किया है? प्रिडिक्ट किया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। कोरोनल मास इंजेक्शन होता क्या है? कोरोनल मास इंजेक्शन जब सन से, ठीक है, लार्ज इरप्शन ऑफ प्लाज्मा हो, प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड हो, जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर काफी ज्यादा इंपैक्ट हो उसके, उसी को क्या बोलते हैं? कोरोनल मास इंजेक्शन। तो ये आर्टिकल था, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। इंडिया की सॉफ्टवेयर डिप्लोमेसी को काफी बढ़ाएगा, इंडिया की फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट न्यू दिल्ली में होगी, तो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोलेबोरेशन इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस के साथ इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, द्रौपदी मुर्मू इसका इनॉग्रेशन करेंगे। 31 इजरायली बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा, एटलीस्ट 31 किल्ड इन इजराइल बम्बार्डमेंट, इजराइल किल कर रहा है गाजा में काफी ज्यादा। फासिज्म को इसका कॉन्स्टिट्यूशन से बांग्लादेश निकालेगा, फासिज्म काफी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से हमने जो न्यूज़पेपर बच गया था उसका डिस्कशन किया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जहां आप लोगों को इसकी PDF मिलेगी। थैंक यू गाइज, थैंक्स अ लॉट।